everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा 2022 का जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर का जो सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था उसका आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हमारे इस पार्ट 3 में 2022 का पेपर जो हमारा है एस्टेट पीजीटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखो, हमें पता है जो हमारा एस्टेट का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है लेवल 3 का, उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के। 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड के, मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट है पीजीटी का। इन 60 क्वेश्चंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 20 20 20 करके 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ये आज का जो हमारी क्लास है ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी इन दोनों पार्ट्स को, जिसमें हमने पार्ट 1 में 91 से 1110 तक के क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 में हमने 111 से 130 तक के क्वेश्चन किए थे, और आज की क्लास में हम 131 से 150 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और भाई आपने अगर उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। आपको वो दोनों पार्ट 2022 के एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रीवियस पेपर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर उसमें मिल जाएंगे, और इससे पहले 2023 का पेपर भी कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसके बाद हम 2021 की जो हमारी सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 131। एक सीधी रेखा घनात्मक ढाल यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? स्लोप कैसी है? पॉजिटिव स्लोप है वाला पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र क्या होता है? सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो कीमत अक्ष को, कीमत क्या होती है? प्राइस एक्सिस को, प्राइस एक्सिस को कट करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो भाई देखो, जब सप्लाई कर्व क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और वो क्या है? प्राइस एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताता है रिलेशन कि जितना रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस में आएगा, मतलब कि जितना हमारा प्राइस इंक्रीज होगा उससे ज्यादा हमारी क्वांटिटी के वेरिएशन में चेंज आएगा। ये रिलेशन ये बताता है। तो भी देखो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है? हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी सप्लाइड इन इज टू चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस के कीमत में चेंज होने से किस तरह से जो सप्लाई की आपूर्ति है, सप्लाई की मात्रा है, पूर्ति की मात्रा है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, किस तरह से अपना संवेदनशील मतलब कि रिवर्ट करती है। और स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, जब एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है, सीधी रेखा सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्ट द प्राइस एक्सिस, जब वो प्राइस एक्सिस यानी कि कीमत के जो एक्सिस है उसको, अक्ष को काटती है, विच मीन्स कर्व स्टार्ट फ्रॉम द प्राइस एक्सिस। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कर्व है, जो कर्व है वो कहाँ से शुरू होता है? प्राइस एक्सिस से शुरू होता है। द इलास्टिसिटी वेरीज अलोंग द कर्व, जो यहाँ पर इलास्टिसिटी है वो कर्व के साथ साथ ही यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी क्या है हमारी? ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी हमारी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है? पी से हमारा प्राइस पी से P1 हो गया, प्राइस में चेंज हुआ ये। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में Q से हमारी, पहले P पर हम ये क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब प्राइस में चेंज होने पर हम इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया प्राइस के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित अवधारणा में कीमत सतर में संदर्भ में पूर्ति वक्र का आकार होगा। देखो भाई, प्रतिष्ठित लिखा हुआ है, प्रतिष्ठित लिखा हो, शास्त्रीय लिखा हो और परंपरावादी लिखा हो, तो ये क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट की या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करता है। कई बार क्या लिखा होता है यहाँ पर? शास्त्रीय लिखा होता, शास्त्रीय अवधारणा लिखा होता है, परंपरावादी लिखा होता, परंपरावादी। ठीक है, या फिर लिखा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर लिखा है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ठीक है, तो भाई ये तीनों टर्म क्या है? ये तीनों टर्म है क्लासिकल्स की। ठीक है, क्लासिकल कंसेप्ट कह सकते हैं या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो क्लासिकल की अकॉर्डिंग प्राइस लेवल के कंसेप्ट में, क्लासिकल की अकॉर्डिंग इन द शेप ऑफ सप्लाई कर्व विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल। तो भाई देखो, हम पूरा एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरी डिटेल में कंसेप्ट की स्टडी करते हैं, किसकी? क्लासिकल वर्सेस केन्स की।
तो यहाँ पर क्या है, क्लासिकल क्या है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब कि इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी कंसेप्ट है, उनके बारे में वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और जो केन्जियंस है वो क्लासिकल्स के सभी पॉइंट्स को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और उनके बारे में अपना क्या देते हैं, मॉडिफिकेशन करके अलग कंसेप्ट देते हैं केन्जियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि सप्लाई कर्व प्राइस लेवल के रिस्पेक्ट में क्लासिकल के अकॉर्डिंग कैसा होगा। तो भाई क्लासिकल बात करते हैं लॉन्ग रन की, ठीक है, और केन्जियन बात करता है शॉर्ट रन की। क्लासिकल के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन की बात होती है। तो भाई देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार। तो भाई देखो अगर हमें किसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, हमें क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूछा हुआ। क्लासिकल लॉन्ग रन की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, वो कहते हैं कि सभी को क्या मिल जाएगा, परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल के रिस्पेक्ट में परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। तो ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कंसिडर्ड वर्टिकल, मतलब कि क्लासिकल की अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो वर्टिकल होगा, यानी कि परफेक्टली क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। तो भाई जो चीज वर्टिकल हो जाएगी वो हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस चेंजेस, तो हमारा जो आउटपुट है यानी कि जो हमारा उत्पादन है वो मूल्य परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होगा, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इंडिकेटिंग ए परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, और ये क्या शो करता है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व को ये शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एमपीसी है 4/5 तो गुणक का मूल्य, गुणक क्या होता है हमारा, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। हमें पूछा हुआ है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर हमें एमपीसी दी हुई है 4/5। ठीक है, तो भाई देखो हम कैसे निकालते हैं मल्टीप्लायर को। ठीक है, हम निकालते हैं 1 माइनस एमपीसी करके। ठीक है, तो भाई देखो मल्टीप्लायर निकालते हैं हम 1/1 माइनस एमपीसी, सॉरी, इस तरह से हम निकालते हैं मल्टीप्लायर को, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो हमें एमपीसी 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, 1 माइनस 4/5, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/5 यानी कि 5। तो हमारी जो वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो आ जाएगी 5। तो मल्टीप्लायर क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये कंसेप्ट है जो शो करता है हाउ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू लार्जर चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। मतलब कि एक गुणक क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, क्या दिखाता है कि ऑटोनोमस कंजप्शन में बदलाव के कारण टोटल यानी कि एग्रीगेट डिमांड और हमारे आउटपुट पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये हमारा मल्टीप्लायर शो करता है। और मल्टीप्लायर को हम इस तरह से निकालते हैं। एमपीसी क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हमें एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 4/5, ये हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम जब इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये किसने कहा था। हु स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो भाई देखो बहुत फेमस ये कंसेप्ट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कहा था जेबी से ने। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, जेबी से। तो भाई देखो जेबी से कौन थे, जेबी से थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री, और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जो सप्लाई है वो खुद ही अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है। और इसी के ही आर्ग्यूमेंट में, इसी के ही कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया था केन्स ने। केन्स ने कहा था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो कंसेप्ट हमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये किसने कहा था, ये कहा था जेबी सेन ने। ठीक है, तो जेबी से थे क्या थे, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, मतलब कि एक वस्तु के उपभोग में, उपभोग क्या होता है, हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी स्थिति में, उसकी कंडीशन में उपभोक्ता को संतुलन, संतुलन क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब देखो भाई जब उसकी प्राइस, जब उस चीज से उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी मनी की यूटिलिटी और जो उसकी प्राइस का लेवल है वो तीनों उसके बैलेंस में हो, तो उसको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। द कंडीशन अलाइंस विद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये हमारी कंडीशन है ये किसको अलाइन करती है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। मतलब कि जब एक उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त होता है जहां पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी उसकी जो पे की हुई है उसकी कीमत के बराबर, पैसे की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जितने उसने पे की थी, और उस चीज की कीमत क्या है
तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो भाई, जो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम करते हैं, ये हमारा क्या है, गोसेन का सेकंड लॉ है। ये क्या है, गोसेन का सेकंड लॉ है। और इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ये लॉ क्या कहता है, हाउ ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑन गिवन एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि एक कंज्यूमर किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है एक दिए गए खर्चे पर, अलग अलग गुड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन में प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु का पूर्ति वक्र, देखो भाई डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, सप्लाई कर्व की बात कर रहा है वो, किसकी, सप्लाई कर्व की। ठीक है, तो भाई देखो प्रतिस्थापन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एक जगह एक गुड्स की जगह दूसरे को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या है, जेल पेन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो भाई आप बॉल पेन लेना शुरू कर लोगे। अब कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब चाय पीना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जब हम एक गुड्स की बजाय दूसरा उसका अल्टरनेट ऑप्शन, दूसरा उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोडक्शन इन द सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स, तो भाई सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स में प्रोडक्शन में क्या होगा, सप्लाई, तो भाई देखो अब क्या है, एक वस्तु महंगी हो गई तो हम दूसरी पर स्विच कर जाएंगे, मतलब कि एक चीज महंगी हो गई तो दूसरी पर स्विच कर जाएंगे, तो क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्रोडक्शन राइजेस, प्रोड्यूसर में फाइंड मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल गुड। ठीक है, जब उत्पादन में किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादकों को मूल वस्तु की बजाय उस स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करना अधिक लाभदायक लग सकता है। परिणाम स्वरूप मूल वस्तु का आपूर्ति कम हो जाता है, मतलब कि जो ओरिजिनल चीज थी ना, वो क्या कर लेंगे, कम खरीदने लग जाएंगे और उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट लेने लग जाएंगे। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखो लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, ठीक है, लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड यूं हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड इसलिए हो रहा है भाई। देखो अब क्या है, पहले वो क्या खरीद रहे थे, कॉफी खरीद रहे थे। ठीक है, अब कॉफी के प्राइस हो गए इंक्रीज। ठीक है, अब कॉफी की सप्लाई कम होगी, कॉफी की सप्लाई कम होगी, क्यों, क्योंकि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए। अब वो क्या खरीदने लग जाएंगे, टी खरीदने लग जाएंगे, चाय खरीदने लग जाएंगे, और चाय के प्राइसेस है कम। ठीक है, चाय पत्ती के प्राइसेस है कम। अब इसकी डिमांड तो इंक्रीज हो गई और कॉफी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, कॉफी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, तो कॉफी का जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉफी का जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बचत फलन का ढाल बराबर होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझो कि यहाँ पर क्या है, स्लोप की बात हो रही है। ठीक है, बचत फलन की बात नहीं हो रही, फंक्शन की बात नहीं हो रही, स्लोप की बात हो रही है। तो देखो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू, तो भाई देखो हम सेविंग कब करते हैं, हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। ठीक है, उपभोग मतलब कि उपभोग का फलन कहते हैं हिंदी में उसको, कंजम्पशन फंक्शन का हम एक पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। वहां हम पढ़ते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि हम पढ़ते हैं कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम 1000 रुपए है, उसमें से उसकी इनकम है 1000 रुपए और इनकम में से उसने 600 रुपए अपने कंजम्पशन पर खर्च कर लिए। ठीक है, अब उसके पास 600 रुपए उसने, सॉरी ये वाई नहीं, कंजम्पशन लिख रहा है यहाँ पे, कंजम्पशन पर खर्च कर लिए। ठीक है, उपभोग पर खर्च कर लिए, तो 1000 में से उसके पास कितने बचे, 1000 में से उसके पास बचे अब 400 रुपए। अब 400 रुपए क्या है, 600 रुपए उसके कंज्यूम हो गए, 400 रुपए उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 600 प्लस 400 इक्वल टू 1000, तो यही पूरी क्या है, इक्वेशन है। तो 400 रुपए उसके कब बचे, जब उसने अपने खर्चे पूरे कर लिए। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का जो हमारा वो हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी के, 1 माइनस एमपीसी के। द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज द चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम, मतलब कि इनकम में चेंज होने से, देखो भाई इनकम ये क्या है, हमारा सेविंग फंक्शन है। ठीक है, ये यहाँ से जा रही है, ऑटोनोमस सेविंग है, मतलब कि जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे तो क्या है भाई, देखो अब यहाँ पर ये नीचे से क्यों स्टार्ट हो रही है, आप सोच रहे होगे ये नीचे से इसलिए स्टार्ट हो रही है, बेशक आप कुछ भी ना कमा रहे हो फिर भी आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, बिल्कुल जो आपकी बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि खाना और रहने के लिए घर,
बिल्कुल खाना तो फिर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब उसके लिए वो क्या करते हैं, जो उनकी पास्ट सेविंग है, जो उन्होंने पिछली सेविंग की हुई थी, वो उसको खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कह सकते हो इसको आप। तो यहाँ पर इसलिए सेविंग फंक्शन नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, चेंज इन इनकम, मतलब कि इनकम में चेंज होने से और सेविंग में चेंज होने से हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग फंक्शन हमारा हो जाएगा चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ठीक है? तो इसको हम ऐसे निकालते हैं 1 माइनस एमपीसी। जब हमारे खर्चों में से, जब इनकम में से जब हम खर्चे निकाल देंगे तो हमारी बचत हो जाएगी, ठीक है? ये हमारा सेविंग फंक्शन हो जाएगा। तो देखो, यदि हमारी कुल आय में 1 रुपए में वृद्धि होती है, मतलब कि इसका आंसर 1 माइनस एमपीसी क्यों है? देखो भाई, अब हमारी इनकम 1 रुपए से, या लगा लो 1000 रुपए से इंक्रीज हो गई, ठीक है? आप कुछ भी लगा लो। तो उसमें से हम क्या करेंगे, पहले तो हम खर्च करेंगे, हम करेंगे कंजम्पशन 1000 में से। हमने किया कंजम्पशन, 800 रुपए का कंजम्पशन किया। अब 800 में से हमारे पास 200 रुपए बच गए, तो 200 क्या है, ये हमारा हमारा सेविंग हो जाएगा, ठीक है? 1 माइनस एमपीसी, मतलब कि 1 क्या है, हमारी इनकम, इनकम में से जब हम खर्चे घटा देंगे, कंजम्पशन घटा देंगे, तो हमारी सेविंग आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व फॉर ए गुड, मतलब कि कौन सी किसी ऐसी कंडीशन है, कौन सी एक किसी वस्तु के मांग वक्र पर चलन का कारण है। मांग वक्र पर चलन का कारण है, मतलब कि क्वेश्चन ये पूछा हो मूवमेंट अलोंग, मूवमेंट क्या होता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो किस तरह से अपवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, किस तरह से वो मूव करेगा, कौन से फैक्टर की वजह से। ऑप्शंस है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज की वजह से, या खुद की उसके प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से। तो भाई देखो, क्वेश्चन क्या पूछा हो, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व कब होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, जब खुद के प्राइस में क्या होता है, चेंज आ जाता है, या जो प्राइस घट जाता है या बढ़ जाता है। देखो, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्वांटिटी कम लेंगे, अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम क्वांटिटी ज्यादा लेने लग जाएंगे। व्हेन द प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, तब देखो जब प्राइस हमारा चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वांटिटी में भी रिजल्ट आएगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्वांटिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, ठीक है? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, यहाँ पर देखो ये हमारा प्राइस 10 है, पहले 10 था, अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, 10 से 20 हो गया। 10 प्राइस पर ये कितने गुड्स ले रहे थे, 20 गुड्स, 10 मतलब 10 रुपए प्राइस था, तो ये 10 ही गुड्स खरीद रहे थे। अब क्या है, प्राइस बढ़ गया है, अब प्राइस बढ़ गया, 10 से 20 हो गया है, इंक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब इसने क्या किया, 20 रुपए पर ये 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस ज्यादा हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डिमांड में, डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? मांग में, इसको हिंदी में बोलते हैं मांग में संकुचन, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अब पहले प्राइस था हमारा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब प्राइस 20 था, ठीक है? अब प्राइस 20 पर कितने ले रहे हैं, ये 5 चीजें, अब प्राइस हो गया कम, ठीक है? अब प्राइस हो गया कम यहाँ पर, अब 10 रुपए पर ये 10 चीजें लेंगे, 20 रुपए पर ये 5 ले रहा है, तो इस तरह से ये मूव करेगा। अब यह होगा एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार, इस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि इसके खुद के प्राइस में चेंज आ रहा है और किसी फैक्टर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है? अगर प्राइस ज्यादा है, अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी कम कर देंगे, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। तो ये खुद के प्राइस में, जब गुड्स की क्वांटिटी के खुद में प्राइस में जो चेंज आता है, तो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व का कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच नॉट यूज टू मेजर ऑफ नेशनल इनकम, भाई राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन से दृष्टिकोण, यानी कि कौन सी अप्रोच का यूज नहीं किया जाता। तो भाई देखो, हम बहुत सारे मेथड से, हम इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, इनसे हम क्या करते हैं, अपनी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं इन मेथड से। तो भाई एक ये जो कंसेप्ट है एम्प्लॉयमेंट अप्रोच, ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होता, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोजगार दृष्टिकोण, क्योंकि नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो देखो, हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं प्रोडक्ट अप्रोच से, इनकम अप्रोच से और एक्सपेंडिचर अप्रोच से, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट अप्रोच इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि ये इसका मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकाल में, अल्पकाल क्या होता है, शॉर्ट टर्म, अल्पकाल क्या होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है?
शॉर्ट टर्म में सीमांत लागत वक्र यानी कि हमारा जो मार्जिनल कोस्ट कर्व है, मार्जिनल कोस्ट कर्व है, निम्न में से किन लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे वो, ठीक है। ये कोस्ट का पूरा कंसेप्ट है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी एक दिन क्लास में। तो वहां पर किन लागत वक्रों, किन कोस्ट कर्व को ये उनके न्यूनतम बिंदु होता है उनका मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। तो भाई देखो एमसी करता है एबीसी को और एसी को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एसी को। एसी को कई बार यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखा होगा क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट में ही एबीसी और एएफसी दोनों होती है और यही हमारा एसी होता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है वो दोनों को, एबीसी को और एसी को क्या करता है, शॉर्ट रन में उनके मिनिमम पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। भाई देखो ये क्या है, हमारी एमसी है, ठीक है। ये एसी को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, इसके मिनिमम पॉइंट पर, इसके मिनिमम पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है, और एएफसी और इसको यहाँ पर एबीसी को इसके मिनिमम पॉइंट पर यहाँ पर इसको कट कर रहा है। तो ये एसी और एबीसी को कट करता है, दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा, नोट द अजम्पशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो भाई देखो हम इनडिफरेंस कर्व का एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, किस तरह से यूटिलिटी होती है, किस तरह से कार्डिनल यूटिलिटी होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस पर ही हम इनडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या अजम्पशन नहीं है, नेगेटिव में पूछा हुआ है, वीक ऑर्डरिंग है, ठीक है, कांस्टेंट इनकम है भाई, ठीक है। इन जो हम क्या मान लेते हैं, जो कंज्यूमर की इनकम है, हमने वहां पर इसको अजम्पशन को माना था कि कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, भाई ये इसकी अजम्पशन नहीं है। मुद्रा की जो स्थिर सीमांत उपयोगिता है, ये इसकी अजम्पशन नहीं है। ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि बिल्कुल ठीक है, हमें जो पसंद है हम उसकी अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को प्रेफरेंस करते हैं। ये भी इसकी प्रेफरेंस, ये भी इसका अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है। लेकिन जो इसकी थर्ड अजम्पशन है ये इसको फुलफिल नहीं करती। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी क्या है, दिस अजम्पशन इंप्लाइज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जो हमें मनी से, मुद्रा से मिलने वाली, पैसे से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कंज्यूमर विलिंग्स टू पे फॉर एडिशनल यूटिलिटी ऑफ गुड डज नॉट चेंज विद देयर इनकम, मतलब कि वो अपनी इनकम को चेंज किए बिना विलिंग है पे करने के लिए, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट मानना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, ये इसकी अजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, एकाधिकारत्मक बाजार में लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में इक्विलिब्रियम कब होगा। तो भाई देखो जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की तो वहां पर क्या है, हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पढ़ते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ते हैं। तो जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सभी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिल जाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाती है। तब हमें वहां पर क्या मिल जाती है, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। देखो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट वेयर MR इज इक्वल टू LMC, MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, LMC क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एक दूसरे के इक्वल है, और जो प्राइसेस है वो क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल है। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यही क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इज कॉल्ड। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अर्थव्यवस्था में मतलब कि एग्रीगेट लेवल की बात हो रही है, वस्तु और सेवाओं, वस्तु गुड्स और सेवाओं सर्विसेज की टोटल मांग, मतलब कि टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमी में बात कर रहे हैं। तो भाई ये हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि सभी की पूरी डिमांड की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समग्र मांग, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा समग्र मांग। टर्म यूज टू डिस्क्राइब टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में सभी गुड्स और डिमांड की सर्विसेज को जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम समग्र मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समविच्छेद बिंदु, समविच्छेद बिंदु क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में एपीएस का मूल्य, एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, औसत बचत की प्रवृत्ति, ठीक है। एपीएस की इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होगा। तो भाई देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, एट द ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमी में द ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जब लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब हमारा इनकम का लेवल है वहां पर
टोटल कंजम्पशन इक्वल टू टोटल आउटपुट, मतलब कि जो हमारे कुल उपभोग है वो हमारे कुल उत्पादन के बराबर है। मीनिंग देयर इज नाइदर सरप्लस और नो डेफिसिट, मतलब कि ना तो फायदा हो रहा ना घाटा हो रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। एट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑल इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, या तो सारी जो हमारी इनकम थी उसको खर्च कर लिया गया है, या उसकी पूरी की पूरी को क्या कर दिया है, निवेश करके बचत में निवेश करके उसको जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पर क्या है, कोई सेविंग नहीं हुई, तो एपीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि जितनी भी हमारी इनकम थी, या तो उसको पूरी को क्या कर लिया, कंज्यूम कर दिया, या उसको पूरी को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। नो सेविंग, सेविंग क्या हुई, नन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एपीएस जीरो हो गया। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एपीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र में निम्न में से किस अवधि को बाजार अवधि भी कहा जाता है, यानी कि मार्केट पीरियड भी कहा जाता है, किस अवधि को। तो भाई देखो, जो हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, अति अल्पकाल होता है, एक छोटे से टाइम का, उसको हम कहते हैं बाजार अवधि यानी कि मार्केट पीरियड। ठीक है, तो मार्केट पीरियड इज ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम ड्यूरिंग विच क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी एडजस्टेड। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। इसका मतलब है फर्म्स आर अनेबल टू चेंज देयर इनपुट्स। तो यहाँ पर फर्म्स क्या है, अपना इनपुट चेंज करने में क्या है, अभी एबल नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। सच एज लेबर कैपिटल इन रिस्पॉन्स टू चेंज मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो लेबर और कैपिटल को उस अकॉर्डिंग चेंज करने में असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सीमांत कुशलता मार्जिनल एफिशिएंसी क्या है, 10% है, और ब्याज की रेट यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई 5% है। ठीक है, ये 10% है, ये 5% है। तो भाई इन्वेस्टमेंट करना क्या होगा, तो भाई एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, इन दिस केस मार्जिनल एफिशिएंसी 10% ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, मतलब कि 5% तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एफिशिएंसी है हमारी 10%। ठीक है, तो ये ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए फायदे का सौदा है, तो इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना हमारे लिए फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, प्रॉफिटेबल, यानी कि फायदेमंद यानी कि लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपरी लागत का उदाहरण नहीं है, मतलब कि ओवरहेड कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, नोट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। देखो भाई, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, आर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के दौरान आती है, बट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक सर्विस। तो यहाँ पर ये क्या कॉस्ट होती है, देखो ओवरहेड कॉस्ट वे है जो किसी व्यवसाय के संचालन में खर्च की जाती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उस पर सीधे तौर के लिए ये क्या है, जिम्मेदार नहीं होती। जैसे कि ओवरहेड कॉस्ट के कुछ उदाहरण यहाँ पर है, जैसे कि किराया, बीमा, उपयोगिताएं, बिजली, पानी, गैस, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन, अचल संपत्ति। इसलिए कच्चे माल की लागत को हम ओवरहेड कॉस्ट में नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि क्या है, कई बार हमें रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ता है और कई बार कम खरीदना पड़ता है, क्योंकि कच्चा माल क्या है, सीधा माल्स के प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि हमारे प्रोडक्शन की यूनिट से संबंधित है, इसलिए हमारे रॉ मटेरियल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी आगतों में, आगतें होती है हमारी इनपुट्स, सभी आगतों में 20% की वृद्धि करती है। इनपुट्स में क्या कर दिया हमने, 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, और उत्पादन में 10% वृद्धि के बराबर वृद्धि होती है। और प्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन में क्या होती है, 10% क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनपुट को 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हो रहा है, इस स्थिति को दर्शाया गया है। तो भाई देखो, क्वेश्चन देखते ही हम समझ गए कि ये रिटर्न्स टू स्केल का क्वेश्चन है, और हमें रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट हम प्रोडक्शन फंक्शन में करते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन में ये लॉन्ग रन का, जब हम लॉन्ग रन में चले जाते हैं, शॉर्ट रन में तो हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लेते हैं, जब हम लॉन्ग रन में जाते हैं तो हम रिटर्न टू स्केल का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जब हमारी इनपुट्स को इंक्रीज करके आउटपुट में इंक्रीज होता है, तो हमें क्या होता है, हमें मिलते हैं रिटर्न टू स्केल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसका आंसर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब कि जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमें उतना आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो भाई देखो,
डिमिनिशिंग कह लो या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह लो। आउटपुट इंक्रीज बाय स्मॉलर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीजिंग इनपुट, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है ना उत्पादन का, वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्मॉलर, कुछ ही अनुपात में, कुछ ही भाग में इंक्रीज इनपुट के कंपैरेटिवली। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। जैसे कि हमें देखा कि हमने इनपुट तो लगाए थे 20% इंक्रीज करके और हमारे आउटपुट हमें मिला 10%, तो ये कम ही मिला ना हमें, 10% ही वृद्धि हुई, तो उसके कंपैरिजन ये कम था, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र, मतलब कि मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, डिमांड कर्व की, ठीक है, ध्यान रखना डिमांड कर्व लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र किसके बराबर है? तो भाई देखो हम डिमांड कर्व की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, और जो फर्म है यानी कि जो मार्केट है वो क्या है, प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है, ठीक है, प्राइस टेकर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, द एरिया अंडर द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। तो ये जो एरिया है डिमांड कर्व के अंदर, ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा फर्म का, ठीक है। देखो ये हमारा जो फर्म का जो डिमांड कर्व का एरिया हो जाएगा, जब यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करेगी MC, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उत्पादकता के मूल्य VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। भाई देखो हमारा, हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम उसको निकालते हैं जब हम एक एक एडिशनल हमारी इनपुट बढ़ता जाता है टोटल प्रोडक्ट का, तो वही हमारा सीमांत उत्पादक यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। VMP इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑफ फर्म अर्न्स बाय हायरिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, इट इज कैलकुलेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPP एंड द प्राइस ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, PP इज इंटू MPP, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो भाई देखो आज का ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो शेयर है वीडियो का आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।